नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रुपर। सीधी बात में आज एक बार फिर हम बात करेंगे उस आस्था के मुद्दे की जिसने पूरे देश के मन में सवालों का ढेर लगा दिया है। राम मंदिर चढ़ावा मामला, जिसको लेकर तमाम आरोप लगे। एसआईटी ने आज दूसरे दिन भी जांच पड़ताल की, जांच को आगे बढ़ाया गया, घंटों तक जांच पड़ताल की गई। संदेह में 42 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक एक परत खोलने की पूरी कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अब ये मामला सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं रह गया है, ये मामला सिर्फ चंदे तक सीमित नहीं रह गया है। और पहले जमीन का विवाद तो सामने आ ही चुका है राम मंदिर का, यानी कि मामला सिर्फ चंदा और चढ़ावे से जमीन तक सीमित नहीं बल्कि शिलाओं तक भी पहुंच गया है। जी हां, देश भर से श्रद्धा भर भर कर आई थी रामलला के लिए। सोने चांदी के अष्टधातु की मूर्तियां, अष्टधातु के मुकुट, ये सब आया था। यहां तक कि अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 1989 की बात है जब रामलला के लिए अष्टधातु की चीजें आई थी, अलग अलग मुकुट आदि सब कुछ उसमें था और उनके भी गायब होने की बात कही जा रही है। कोई रिकॉर्ड इससे जुड़ा सामने निकलकर नहीं आया है। यानी कि रामलला के धाम में किस तरीके से बंदरबाट चल रहा था, इसकी पूरी गाथा अब एक एक कर खुलकर सामने आती जा रही है। सवाल तमाम है, उन्हीं सवालों का जवाब आज लेने की कोशिश सीधी बात में हम करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि देश की सियासत भी इस मुद्दे पर किस तरीके से हाय है। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं जो राम मंदिर बनने के नाम पर खुश नहीं थे, मातम मना रहे थे और आज राजनीति करते हैं। अगर ट्रस्ट ने कहा है कि उनको लगता है चंदा चोरी हुआ है या वहां पे चोरी हुई है और उन्होंने आग्रह किया है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि एसआईटी की जांच बिठाकर ट्रस्ट में जो चढ़ावा चढ़ा अगर उस पर चोरी हुई है तो उसकी जांच की जाए, तो उन्होंने भी एक कदम उठाया है कि निष्पक्ष जांच करने के लिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने वो एसआईटी का गठन किया ताकि जांच भी हो और दोषियों को दंड भी दिया जा सके। देश के करोड़ों करोड़ों आस्था रखने वाले जो प्रभु श्री राम से आस्था रखते हैं, जिनकी संख्या हजारों लाखों में नहीं करोड़ों में है, जो केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के रहने वाले हैं, तो ये बड़ा मामला है। तो इस बड़े मामले की जांच न्यायालय से, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित टीम और उच्चतम न्यायालय के देख रेख से होने से ही सच बात का पता चलेगा। आस्था का सैलाब या आस्था के एक वातावरण पूरे देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने जो खड़ा किया था, आज उसके साथ पूरी तरीके से छल किया जा रहा है। जो अभी वर्तमान की स्थिति सामने आई है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को लेकर, उसमें पूरे तरीके से जबरदस्त तरीके से लूट हुई है और संगठित लूट है। ये कोई कर्मचारियों ने लूट लिया, किसी छोटे व्यक्ति ने लूट लिया, ऐसा नहीं है। इसमें सब बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जिम्मेदार सीधे सीधे अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अपने प्रधान सचिव को आपने बैठा दिया ले आके, अपने साथ काम करने वाले, और जो उसमें और भी जो लोग हैं, चाहे वो गोपाल राव हैं, पहले से वो विवादित व्यक्ति रहे हैं, बहुत तमाम विवाद में पहले से हैं वो। आप देख सकते चंपत, जो सारा माल चंपत कर, पिछले 8 दिनों से मैं सुन रहा हूँ। कल मेरे मन में ये भाव जागा कि इसकी शुरुआत भी मैं ही करूँ, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा था। इन अन्यायियों के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा था, सब घुमा रहे थे बात। इसलिए मैंने ही ये सोचा कि कोई अवसर न रह जाए कि किसी ने कुछ दिया नहीं। मैं इस केस का, बाबरी ध्वंस का आरोपी होने के कारण, राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े होने के कारण, इसके लिए कितनी कितनी यातनाएं झेली हमने, उस जो दर्द को झेला हो तो हम जानते हैं ना। इसलिए इस पीड़ा के कारण कि इन 4 लोगों के नामजद एफआईआर कराने के लिए हमने ये तहरीर दी, जिसमें चंपत राय बंसल जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, दूसरे अनिल मिश्रा, तीसरे वो रामशंकर यादव टिन्नू, चौथे गोपाल राव, 4 लोगों के खिलाफ ये हमने तहरीर दिया
और थानाध्यक्ष से अपेक्षा की, ये तहरीर है वो जो हमने दी है। अपेक्षा की है, कार्यवाही कीजिए, नौटंकीबाजी चलेगी नहीं। एसआईटी का कोई मतलब नहीं होता। एसआईटी पूरे देश में हर राज्य के मुखिया किसी एक घटना को टालने के लिए, जनता को भरमाने के लिए एसआईटी गठित कर देते। तो आखिर सच कौन बताएगा? कैसे जो पूरी असली हकीकत है, आखिर रामलला के धन से कौन धनवान हुआ है, कितने लोग धनवान हुए हैं और कितना धनवान हुआ है, ये कब खुलकर सामने आएगा, इसका जांच का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तमाम सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात, वो सवाल भी आपके सामने एक एक कर हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल जो आपके समक्ष इस वक्त आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर, रामलला के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी सिर्फ एक कर्मचारी की करतूत या फिर पूरे नेटवर्क का काम? ये सोचने समझने वाली बात है। दूसरा, जब करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ावा आ रहा था तो ऑडिट, निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था में आखिर कहां पर चूक हुई? जिस तरीके से अब अष्टधातु की शिलाएं भी गायब होने की बात आ रही है। तीसरा, क्या यह सिर्फ शुरुआत और जांच की आज जल्द चंदे, जमीन, सौदों और निर्माण से जुड़े पुराने आरोपों तक भी आएगी? चौथा, विवाद से सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसे हुआ है? ट्रस्ट को, बीजेपी को या फिर करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास को? कौन इस वक्त सबसे ज्यादा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है? पांचवा अहम सवाल, क्या एसआईटी छोटे नामों तक सीमित रहेगी या जांच की सुई बड़े और प्रभावशाली लोगों तक भी पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर हम यही सुनते आए हैं, यही देखते आए हैं। बीते दिन भी जब चर्चा हो रही थी तो हर कोई यही कह रहा था कि तालाब की सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, मगर बड़े मगरमच्छ तक कोई भी हाथ नहीं अपना डालेगा और देखिएगा वो इसी तरीके से बचकर निकल जाएंगे। तो क्या वाकई में इस बार भी ऐसा ही होगा? आज इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश होगी। हमारे साथ अयोध्या से सबसे पहले हमारे सहयोगी हैं आशीष वर्मा, जिनसे तमाम अपडेट्स हम लेंगे। अमित तिवारी बीजेपी की तरफ से आज पक्ष रखने के लिए हैं। सर्वेश त्रिपाठी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचर्य परमहंस जी महाराज हमारे साथ हैं। विजय नारायण सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले तमाम अपडेट्स ले लें। आशीष हमारे सहयोगी राम मंदिर के बाहर से ही हमें लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, ये मामला एक ऐसा मामला है जिससे तमाम जो करोड़ों श्रद्धालु हैं वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि रामलला को हम अपनी कमाई का एक हिस्सा चढ़ाते थे, चाहे वो धातुओं के रूप में हो, सोने चांदी के रूप में हो या फिर वो पैसे के रूप में, चढ़ावे के रूप में ही क्यों ना हो, चाहे वो दान पेटी का चढ़ावा हो, चाहे वो ऑनलाइन चढ़ावा हो। लेकिन ये जो धोखा मिला है, अब इससे कैसे न्याय की उम्मीद की जाए? जांच कहां तक पहुंची? आज दिन भर क्या हुआ, संक्षेप में फटाफट बताइए। दूसरा दिन भी रहा एसआईटी का और दूसरे दिन भी एसआईटी लगातार मंदिर परिसर में बनी रही और मंदिर परिसर के तमाम जो ये कहा जा सकता है कि जो मंदिर परिसर में जो लोग काम करते हैं या फिर जो वहाँ के जो आचार्य हैं, इन सभी से लगातार वो एसआईटी पूछताछ करती रही है। ऐसे में अगर देखा जाए, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो एसआईटी की टीम है उस टीम ने अभी तक की कई बड़े खुलासे भी किए हैं, जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं। चंपत राय की अगर बात की जाए तो चंपत राय से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। वहीं अगर टिन्नू की बात की जाए तो टिन्नू से भी एसआईटी ने पूछताछ की है। टिन्नू की चल अचल संपत्तियां भी एसआईटी टीम ने खंगाली है, हालांकि सूत्र बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर संपत्ति देखी जाए तो टिन्नू के पास है, क्योंकि टिन्नू चंपत राय का ड्राइवर है और टिन्नू के पास इसकी संपत्ति आई कहां से, ये एक सबसे बड़ा जांच का विषय है। जिस तरीके से मंदिर के अंदर से जो चढ़ावा चोरी हुआ, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 8 महीने का सीसीटीवी फुटेज गायब हुआ, कई रिकॉर्ड्स गायब हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो संपत राय है या टिन्नू है या अन्य लोग हैं तो सभी पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। हालांकि एसआईटी की टीम जांच अभी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी की टीम कल जिस तरीके से पूछताछ की, कल करीब 42 लोगों से पूछताछ की गई है मंदिर परिसर के अंदर। बकायदा सभी को अलग अलग कमरे में बुला करके बैठा करके पूछताछ की गई है। हर पहलुओं पर, हर एक एक सवाल पर एसआईटी पहलू पर पूछताछ की गई है। आशीष हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन फटाफट से एक जवाब और दीजिए। एफआईआर अभी तक नहीं की जा रही थी और आज भी जब दोपहर तक ये जानकारी निकलकर सामने आई कि शिकायत की गई है, तहरीर दी गई है, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है, तो अब ऑफिशियली एफआईआर हो चुकी है या नहीं हुई है? अभी तक एफआईआर की ही नहीं गई है, स्टेटस क्या है?
देखिए अभी तक की अगर देखा जाए तो मंदिर प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी एफआईआर या कोई भी तहरीर संबंधित थाने में नहीं दी गई है। हालांकि संतोष दुबे हैं जो पूर्व में मंदिर से जुड़े रहे हैं, मंदिर का कारभार वो देखते रहे, पैसे का हिसाब किताब देखते रहे, उनकी तरफ से जरूर आज एक तहरीर गई है और तहरीर में उन्होंने साफ तौर पर 4 लोगों के नामजद किए हैं। सबसे पहला नाम है चंपत राय का नाम है, दूसरा नाम टिन्नू का है और ऐसे कई 4 नाम जो उन्होंने दिए हैं। तो हालांकि अभी तक मंदिर परिसर की तरफ से कोई भी एफआईआर नहीं कराई गई है। तो कहा यह जा सकता है कि आने वाले दिनों में यानी कि 1 से 2 दिन में एफआईआर जरूर दर्ज होगी, क्योंकि एसआईटी अपने सभी सवालों के जवाब इन सभी लोगों से ले रही है। मंदिर परिसर में जो आचार्य है या फिर जो मंदिर परिसर में जो काम कर रहे हैं उन सभी से लगातार एफआईआर नहीं दर्ज की गई है और हो सकता है 1 से 2 दिन में दर्ज की जाए। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। अमित जी हमारे साथ है, अमित तिवारी हैं बीजेपी के प्रवक्ता। अमित तिवारी, इतनी देर क्यों हो रही है? एफआईआर नहीं हुई है। जब रामलला के लिए लड़ रहे थे आप लोग तो कितनी आप लोगों की तरफ से एक जंग लड़ी गई, एक संघर्ष किया गया, इतना बड़ा रास्ता आपने तय किया। अब इतना बड़ा मसला सामने आया है, ठीक है एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन एफआईआर कहां है? क्यों कोई एफआईआर नहीं हुई? ट्रस्ट की तरफ से क्यों कोई एफआईआर अभी तक नहीं की गई है, जब 42 लोग संदेह के घेरे में हैं और खुद जो चंपत राय के ड्राइवर हैं वो शक के घेरे में आ चुके हैं, उनकी संपत्ति को लेकर सवाल है, तो क्यों कोई एफआईआर नहीं अभी तक? मोनिका जी नमस्कार जी। देखिए, जिस तरीके से गतिविधियां सामने निकल कर आई हैं और जो ये एसआईटी का गठन हुआ है वो भी ट्रस्ट के कहने पर ही हुआ है, तो निश्चित तौर पर अभी 8 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो गई है। 40-42 लोगों के साथ पूछताछ भी हुई है और लगभग 40 दान पेटियां हैं। किसका उनका लॉजिस्टिक्स कैसे होता था, कहां पर किन कमरों में उनकी गिनाई होती थी और उसके बाद वो किस तरीके से वो अपने गंतव्य तक उनको पहुंचाया जाता था, इन सब चीजों को एसआईटी देख रही है। तो एसआईटी ही उसी जांच का प्रक्रिया है। एफआईआर ही हो, जांच के बाद अगर कुछ पुख्ता उसमें निकलेगा तो निश्चित तौर पर एफआईआर होगी। और जो भी लोग रामलला के एक भी पैसा चुराने वाला, हमने तो हत्यारों तक को नहीं छोड़ा, तो पैसे चुराने वालों की तो वही तो बात है ना, जब हत्यारों तक को नहीं छोड़ा तो पैसे चुराने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं। ट्रस्ट ने अभी तक कोई पुलिस में, ठीक है उन्होंने एक बैठक की, एसआईटी का गठन हुआ, मुख्यमंत्री तक बात गई, पीएमओ ने संज्ञान लिया, जांच हो रही है, दिल्ली से आईएएस अफसर भी आ गए, जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। लेकिन आप ये बताइए कि टिन्नू रामशंकर यादव, यही नाम है ना, टिन्नू, इनके खिलाफ एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई, जब इनकी संपत्ति को लेकर इतना विवाद हो रहा है और इनकी पूरी जो संपत्ति है वो निकलकर सामने आई है। एक ड्राइवर जो बाद में चंपत राय का सहयोगी बन जाता है, एक ड्राइवर के पास इतनी लाखों की संपत्तियां बोरे में भर के, जो भी वो भरते होंगे, अयोध्या से ट्रेन लेकर जाते थे और उसके बाद फ्लाइट से वापस आते थे, क्योंकि ट्रेन में तो चेकिंग होती ही नहीं है, और आपने अभी तक एफआईआर नहीं कराई। निश्चित तौर पर देखिए मोनिका जी, आप जो भी बातें कह रही हैं सभी चीजें सामने हैं, लेकिन जो भी जांच हो जाने दीजिए। एसआईटी का गठन उसी लिए तो हुआ है। आप मानिए एफआईआर के तौर पर जो होता, एसआईटी उससे बड़ी जांच कर रही है। एसआईटी के दायरे में बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है काम। तो एफआईआर जो काम करता, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके, आपने जो कहा कि यार छोटे लोगों को गिरफ्तार करके सिर्फ काम हो जाएगा, नहीं, एसआईटी के माध्यम से जो इसमें अगर कोई शीर्ष नेतृत्व भी अगर इसमें होगा तो उस तक पहुंचने की कार्रवाई हो रही है। केवल छोटे एफआईआर करके 2-4 छोटे लोगों को आपने पकड़ लिया, उन पर कार्रवाई होगी, इस पर बात नहीं खत्म होगी। जो इसका षड्यंत्र करता है उस तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है इस एसआईटी के माध्यम से। एसआईटी को क्या हम छोटा समझते हैं? आप चलिए, टिन्नू पर आपने एफआईआर कर दिया, टिन्नू चला गया जेल में, उसने सब कबूल कर लिया। मान लीजिए, मैं एक काल्पनिक बातें कह रहा हूं, मान लीजिए कि ऐसा हो गया, उसको सजा हो गई, लेकिन जो सूत्रधार है उसका सूत्रधार है ये कैसे पता चलेगा? कहानी वहां खत्म थोड़ी हो जाएगी। टिन्नू ने अगर, चलिए मान लीजिए कबूल कर भी लिया अमित जी, चलिए हम लोग लीगली तो हम, चलिए इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन आजकल फिल्मों के जरिए भी खूब जानकारी मिल जाती है। टिन्नू ने अगर काल्पनिक बातें हैं तो आपकी काल्पनिक बातों को ही कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि बगल में एडवोकेट जो बैठे हैं अब उन्होंने अपना सर पकड़ लिया है कि अब काल्पनिक लीगैलिटीज की बातें हो रही हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी आएंगे और आपसे भी चीजें समझेंगे। अगर टिन्नू ने सब कुछ कबूल कर भी लिया तो कहानी वहां खत्म क्यों होगी?
उसके आगे और भी तो जांच को आगे बढ़ाया जाएगा ना, फाइल क्लोज थोड़ी कर दी जाएगी। सिर्फ एक टिन्नू ही है जो इतना करोड़ों का चढ़ावा चोरी कर रहा था, जिसने अष्ट धातु की शिलाएं चोरी कर ली। और भी तो लोग होंगे ना, जांच तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी। ऑडियो नहीं आ रही है आपकी अमित तिवारी जी, ऑडिबल नहीं है आप। अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, ऑडिबल है आप। ओके, मैं कह रहा हूं उन्हीं सब चीजों के लिए एसआईटी का गठन होता है ना। एसआईटी तो बड़ी प्रक्रिया है, एफआईआर से तो एसआईटी बड़ी प्रक्रिया है, इसका तो मानती हैं आप। और इसमें सरकार भी अब इन्वॉल्व है, सरकार अपने निगरानी में सब कुछ चीजें देख रही हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी इसका सूत्रधार है, जो भी क्या आप इसको, मानते हैं कि सिस्टम की नाकामी, अगर आप कह रहे हैं कि निश्चिंत रहें और सरकार सब कुछ देख रही है, तो क्या आप मानते हैं कि सिस्टम की एक बड़ी नाकामी है कि ट्रस्ट के अंदर, रामलला के धाम के अंदर इतना कुछ चल रहा था, गबन चल रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है? क्या इसमें सिस्टम की नाकामी है, चूक हुई है, कहीं स्वीकार करते हैं? देखिए मोनिका जी, जो काम करता है गलतियां भी उसी से होती हैं। और अगर ऐसी कोई चोरी को गलती करार दे रहे हैं अमित तिवारी जी, कर रहे हैं अमित तिवारी जी, चोरी को गलती करार दे रहे हैं। मोनिका जी, आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न क्या था? आपका प्रश्न था कि कहीं कोई चूक हुई है, ये आपका प्रश्न था। उस पर मैं जवाब दे रहा हूं, उस पर मैं जवाब दे रहा हूं कि जो काम करता है उसी से चूक भी होती है। और अगर इस प्रक्रिया में कहीं कोई गड़बड़ी पाई गई है और आज उस पर एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। तो चूक यानी कि आप मानते हैं ना कि चूक हुई निगरानी में, चूक हुई निगरानी में, चूक हुई लोगों को चुनने में, ईमानदार लोग नहीं चुने गए। जब गड़बड़ी आ रही है सामने तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चूक तो है। जब कहीं गड़बड़ी आ रही है सामने में, एसआईटी का गठन हो गया है, लेकिन हम पूर्व अनुमान से हम इस पर तो नहीं पहुंच जाएंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, एसआईटी की जांच को सामने आ जाने दीजिए, कितने का गबन हुआ है, कौन गबन कर रहा है, सूत्रधार कौन है, इस पूरी कड़ियां जुड़ जाने दीजिए। निश्चित तौर पर सजा भी होगी और पाई पाई वसूला भी जाएगा। ये योगी जी की सरकार है, किसी को छोड़ने नहीं वाली। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मामला ठंडे बस्ते में कुछ समय के बाद चला जाएगा या फिर वाकई में जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके नाम सामने आएंगे, क्योंकि मछलियां तो अक्सर पकड़ में आ जाती है, वो हमें भी पता है कि चलिए कभी ना कभी कुछ ही दिनों में सामने आ जाएंगे नाम। सर्वेश त्रिपाठी क्योंकि एडवोकेट भी हैं, तो लीगैलिटी को लेकर भी मैं उनसे एक बात जरूर समझूंगी और समाजवादी पार्टी का पक्ष भी वो रखेंगे। सर्वेश जी, एफआईआर को लेकर ये बार बार हो रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं हुई है, एफआईआर क्यों नहीं हुई है, जो मेरा अमित तिवारी से सवाल भी था। तो क्या ये जरूरी है कि इस पूरे मसले में एफआईआर हो जानी चाहिए थी, या फिर जो जांच की पूरी प्रक्रिया चल रही है ये पूरी तरीके से ठीक है? पहले जरा इसे क्लैरिफाई कर दीजिए, फिर मेरा अगला सवाल आपसे होगा। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले यहाँ बैठे महामंडलेश्वर जी को, स्वामी जी को और सारे अग्रजों को, आपको और जनता को प्रणाम। ये अमित भैया वैसे जनरली हमेशा जब लीगल पॉइंट्स होते हैं तो ऑन पॉइंट होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनसे असहमत हूँ, पूरी दुनिया असहमत होगी वैसे। लीगली एफआईआर का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू करते हैं। एफआईआर में जो गिरफ्तारी होती है उसका उद्देश्य होता है कि वो जो लोग उनमें उस मामले में संलग्न है उनको उठाया जाए, जिससे वो उस जांच को प्रभावित न कर पाए। बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप अब तक उनको उठा ही नहीं रहे तो फिर आप एसआईटी क्या कर रही है? अगर वो एविडेंसेस ही हटा दिए गए, वो बही खाते हटा दिए गए, उनको आपने इतना टाइम दे दिया, जो पहला 24 घंटा होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन में सबसे क्रूशियल वो होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में अब बचा क्या जब आपने उन सबको खुली छूट दी हुई है? समस्या ये है कि वो है ना, मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो यहाँ करने वाला, कराने वाला, जांच करने वाले जब सब एक हो गए हों तो कैसे आप उसकी उम्मीद कर सकते हैं? बेसिक सी चीज थी, एक इंसान जिसने 17 हड्डियां तोड़वा ली, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उस मंदिर के लिए, वो कह रहा है कि चोरी हुई और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो बहुत शर्मनाक है भाजपा के लिए। ये सामने आपने देखा संतोष दुबे जी को भी। और एक श्लोक है, बहुत बहुत एप्ट होता है इस पे, कि अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षानि तिष्ठति प्राप्ते एकादशे वर्षम समूलम च विनश्यति। विपक्ष लोग बहुत याद कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये श्लोक बड़े याद किए जा रहे हैं। मतलब ये है मोनिका जी, इसका मतलब ये है कि जो बेईमानी से प्राप्त धन होता है या ऐश्वर्य होता है, उसकी उम्र 10 साल होती है, उसके बाद 11वें साल से वो ब्याज के साथ समूल विनाश होता है उसका। तो इनका पूरा हो चुका है टाइम, चाहे वो कुछ भी। अब वो धीरे धीरे एक एक चंदा चोरी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स चोरी, हर तरह की चोरी इनकी सामने आ रही है। और इनको अब ये भी इतनी मुंह छुपाने की जरूरत नहीं बची कि एक एफआईआर करा के 2-4 लोग जिनका नाम सीधे नामजद एफआईआर हुई है, अरेस्ट करिए ना।
क्या रोक रहा है आपको उसमें करने से? सबसे बेसिक चीज थी, उसके बाद आप करते रहते हैं, एसआईटी करिए, सीबीआई करिए, जो लाना है ले आइए, आप ले आइए, वहां एफबीआई मंगवा लीजिए। जब आपको करना कुछ नहीं हो तो हमें पता है आपसे उम्मीद कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम आप जो बेसिक लीगल प्रोसीजर है वो तो फॉलो कर लेते। आप एफआईआर करते और अरेस्ट करते, जिससे कि एविडेंस ना इधर उधर टैंपर होता। उसमें भी अब ज्ञान दिया जा रहा है, नहीं एसआईटी आ गई है, एफबीआई आ गई है, ऐसा होगा, मुसाद आ जाएगी, ये सब फर्जी बातें हैं। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। अमित तिवारी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, सर्वेश जी सुनिएगा जरूर और हम भी सुनेंगे। अमित तिवारी जी देखिए मोनिका जी, सर्वेश जी वकील है पेशे से, तो बातों को घुमाना जानते हैं, और समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं, तो निश्चित तौर पर ये सारी खूबियां उनमें हैं पहले से ही, कूट के। दूसरी बात, आप देखिए आज जो भी चीजें कार्रवाई, सत्ता में हम हैं, जांच जब भी हमारे पास कार्रवाई करने के लिए कहा गया, एसआईटी का गठन हुआ, ट्रस्ट ने बोला कि ऐसे ऐसी गड़बड़ियां का उनको सूचना दी गई सरकार को, तो सरकार ने एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी एक एफआईआर से उच्च लेवल की प्रक्रिया है, पहली बात। दूसरी बात, आज इस पर बोल कौन रहा है और क्या उनका नैतिकता है? जरा स्क्रीन पर अमित जी और सर्वेश जी को लाया जाए। सर्वेश जी इनकार कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया एफआईआर से ऊपर नहीं है, कोई बॉडी एफआईआर से ऊपर नहीं है। एफआईआर सबसे पहला प्रोसीजर है। दुहाई दे रहे हैं, आज वो दुहाई दे रहे हैं, क्या उनकी नैतिकता है? जिन्होंने कभी राम मंदिर के बनने के रास्ते में रोड़े लगवाए, देखिए चुपचाप सुनेंगे नहीं, ये मेरी बात को सुनने नहीं देंगे। मोनिका जी इनको चुप कराना चाहिए। आप भी जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है, वो भी जो बोल रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। एक लीगल प्रोसीजर होता है अमित तिवारी जी, और शायद उस लीगल प्रोसीजर को अपनाने से फॉलो करने से बीजेपी बच रही है। जिस पार्टी ने रामलला के मंदिर ना बन पाए, उसके लिए हजारों रोड लगाए। सवाल पूछा जा रहा है एफआईआर एसआईटी पे, जब जवाब नहीं है तो इधर उधर की बातें कर रही है। चंदा चोरी कर चुके हैं, अब आप कुछ भी बोलेंगे। राम भक्त कार से चंदा चोरी आप कर रहे हैं बैठ के। आज जिस राम भक्त ने 17 हड्डियां तोड़वा ली उसको झूठ बता रहे हैं क्या? जिस राम भक्त ने 17 हड्डियां तोड़वा ली उसके नाम पे एफआईआर नहीं हो रहा, उसके कहने पे। जो सरकार है वो राम भक्त सरकार वहां बैठी हुई है, वो कार्रवाई कर रही है। जी के कहने पे एफआईआर क्यों नहीं हो रही? एक राम भक्त ने जनता का भरोसा चकनाचूर हो चुका है अमित तिवारी जी, जनता का भरोसा चकनाचूर हो चुका है। आप अगर कह रहे हैं कि जनता को भरोसा है तो नहीं है। जनता का भरोसा रामलला पर है, और रामलला पर भरोसा है, लेकिन अब वो ट्रस्ट जो सब कुछ कर रहा था उस ट्रस्ट पे भरोसा नहीं है। रामलला पे तो अटूट भरोसा है, लेकिन ट्रस्ट पे भरोसा नहीं है। लीगैलिटीज फॉलो करने में आप लोग पीछे हट रहे हैं। एजेंसीज आपकी हैं और आपकी एजेंसीज को लेकर तो हर कोई पहले ही सवाल उठाता रहता है। चीज पर हल्ला कौन मचा रहा है? हल्ला वो मचा रहे हैं जिन्होंने पूरा देश मचा रहा है भैया, कौन नहीं मचा रहा है? पूरा देश सवाल कर रहा है अमित तिवारी जी, इसका राजनीतिकरण नहीं कीजिए मामले का। संतोष दुबे जी कह रहे थे अभी, अस्तित्व को मानने से इनकार। संतोष दुबे जी कह रहे थे, उनकी तो सुन लो। ये स्थिति संतोष दुबे जी कह रहे थे भैया 17 हड्डियां तोड़वाई उन्होंने। भी बोलने का हर चीज पे राजनीति ढोंग कर रहा है विपक्ष, केवल और केवल क्या कर रहे हैं? केवल एफआईआर की जगह और मेहमान हमारे साथ हैं। एफआईआर से बड़ा एसआईटी आप ये कर रहे हैं। अरे एसआईटी, वरना एसआईटी का गठन हो गया है, एसआईटी का गठन हो गया है। जांच का इंतजार करना चाहिए और जांच को बढ़ाने के लिए एफआईआर न करके एसआईटी का गठन होता है। जांच कहीं है कोई किताब ऐसी? रहने दीजिए, कितने एफआईआर बताइए ना, कोई किताब है? एफआईआर की बात कर रहे हैं, बताइए। अरे आप बिना अमित तिवारी जी, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रही है इस वक्त, और कुछ नहीं। एक लीगल प्रोसीजर होता है जो शायद फॉलो करने से बचा जा रहा है, जब हर कोई यही सेम बात कह रहा है और आप ही लोग हैं जो एक बात अलग हटके कह रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। हर दिन नई ऊंचाइयां छूने को अग्रसर दिल्ली। अब प्रगति की रफ्तार को मिल रहा है विकास का नया विस्तार।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, 222 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, 7 नए कॉरिडोर जिसपे मेट्रो फेज 5B के तहत काम करना शुरू कर रहा है, इसके लिए भी मैं मेट्रो को बधाई देती हूं। दिल्ली को मिली भारत की पहली रिंग मेट्रो, अब सफर होगा और स्मार्ट व सुरक्षित। दिल्ली मेट्रो, तेज रफ्तार, हर सफर आसान। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। तेरी कामयाबी में हम सफल, कोई नहीं तू खुद है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं देश के उस मुद्दे की, देश के उस मामले की जिसने करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, उनकी आस्था को हिला कर रख दिया है। राम मंदिर के कथित तौर पर चढ़ावे में गड़बड़ी का जो पूरा मामला सामने आया, उसके बाद अष्ट धातु की शिलाएं गायब होने का जो मामला सामने आया है, संज्ञान में आया, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई खास मेहमान हैं हमारे साथ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की तरफ से अमित तिवारी हमारे साथ है, सपा की तरफ से सर्वेश त्रिपाठी हैं, आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मचर्य परमहंस जी महाराज हमारे साथ हैं, विजय नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। ब्रह्मचर्य जी महाराज, अब आपके पास आते हुए, अभी तक तो सिर्फ चढ़ावे में गबन की बात निकल कर सामने आ रही थी, आज तो एक और नई बात निकलकर सामने आ गई है कि जो अष्ट धातु की शिलाएं हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है कहीं पर, जो मंदिर में चढ़ाने के लिए आई। 1989 की भी कुछ शिलाएं आई थी, वो गायब है, उनका कहीं पर किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या ये जो गबन है वो आपको लगता है, कथित तौर पर जो गबन हुआ है वो सालों साल से चलता आ रहा था और किसी को कानो कान खबर भी नहीं थी, अब जाकर ये पूरा मामला खुला है? हरिओम, नमो नारायण। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मोनिका जी। हम लोगों ने बहुत ही जतन से जोड़ा हुआ पैसा राम मंदिर के दान में दिया, मैंने खुद भी दिया, बहुत लोगों को दिलवाया, लेकिन उस समय से आवाज उठनी शुरू हो गई थी कि यहाँ पर चंदे का जो कैश में गया है उसका गबन हो रहा है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे बहुत सारे भक्तों को, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख रसीद भी मिली लोगों को, लेकिन जिनको रसीद नहीं मिली, जो गुप्त दान देने जाते हैं, वो वहां छोड़ के भी आए। उन लोगों ने बहुत, आपने देखा होगा राम मंदिर की जब प्रतिष्ठा हो रही थी तो बहुत सी औरतें रो के अपने कुंडल, अपने कंगन, अपने हार वहां छोड़ के आ रही थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने चांदी की ईंटें बना बना के दी, वो कौन सी दीवार में लगी हैं कोई बताएगा? नहीं लगी। इनके पास में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो चुका है। सिर्फ योगी जी को छोड़ दीजिए, साधु आदमी है, उनका कोई इससे लेना देना नहीं है, और ये सारे के सारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हैं। SIT किसको रिपोर्ट करे? SIT इन्हीं को रिपोर्ट करेगी ना। अगर वो आना कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो उसकी तो नौकरी गई। आज तक मुझे बता दीजिए कोई 5 ऐसे केस जिसमें SIT ने रिजल्ट निकाल के दिया हो? नहीं, ये सिर्फ खाना पूरी है। अगर ट्रस्ट के लोग भ्रष्ट हैं तो इमीडिएटली उनको सबको क्यों नहीं निलंबित कर दिया गया, डिसॉल्व कर देते ना सारा का सारा। लेकिन नहीं, जो अभी कह रहे थे त्रिपाठी जी कि मुंसिफ भी वही है और जज भी वो और कल्प्रिट भी वही है, वो ही चल रहा है। एक चीज बहुत सोची सी बताइए, जो RSS है, रसूल सेवा संगठन है, और राष्ट्रीय नहीं रहा, वो रसूल सेवा संगठन हो गया है, उसका खर्चा कैसे चल रहा है? वो 100 रुपए की तो अपनी स्कॉलरशिप बोल लेते हैं, सदस्यता। मैं बहुत बचपन से संघ के साथ में एक एक एक्टिविटी को जानता हूं। ये लोग, एक भूखे आदमी को रोटी दे दी जाए ना, वो दोनों हाथों से खाने की कोशिश करता है। आज मुझे वही चरित्रार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर हमारे संतों ने अपना खून बहाया, जो जो आदमी इसमें बलिदान हुए उनका एक ट्रस्टी बता दीजिए मुझे। आपको एक और केस बताता हूं इसी से रिलेटेड। आपने 2025 सितंबर के महीने में एक खबर सुनी होगी कि एक IAS के घर से, फार्म हाउस से 50 करोड़ की चोरी हो गई।
3-4 दिन वो छोटे छोटे अखबारों में आती रही। वो IAS कौन थे? अवनीश अवस्थी। और वो दबा दिया गया खबर कि नहीं मेरे घर से कुछ चोरी नहीं हुआ। अरे किस बिहाफ पे आपने उनको वहां पर रखा हुआ है? क्यों नृपेंद्र मिश्रा? क्या एक जब लड़ाई होती है तो हार और जीत का जिम्मा कमांडर पे दिया जाता है, ना कि नीचे। जैसे मैं आपसे कल बात कर रहा था, छोटे छोटे प्यादे, क्या आपको लगता है कि ड्राइवर की इतनी हैसियत है कि वो जो है इतनी चोरी कर देगा? वो अंदर तक तो घुस नहीं पाएगा बिना स्कैनिंग कर अपने आई कार्ड के। क्या वहां पर जितने भी लोग हैं 15-16 लोग, इनको इमीडिएटली उठा के इनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराया जाता? लेकिन आरती उतारने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए तो हमारे प्रधान सेवक बैठे हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है। मैं फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी को, मेरा मतभेद हो सकता है, उनसे मतभेद हो सकता है, लेकिन उनको मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस धर्म के लिए एक इनडायरेक्टली जो है योगदान दिया है कि जो हमारी आंखें खोल दी। हम आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और ये सब खाना पूरी है। हाँ, ये कि SIT कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए 3 करोड़ की तनख्वाह 5 साल में लेने वाले MP MLA, मैक्सिमम बोल रहा हूं, क्यों इलेक्शन में 50-60 करोड़ रुपए खर्च करके टिकट लेके लड़ते हैं? क्या वो सेवा करने के लिए आ रहे हैं? वो सिर्फ इसी के लिए आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए, और कोई उनका उद्देश्य नहीं होता। क्यों? आप देखिए जो लोग पैसे लेके आते हैं, टिकट बिकते हैं, वो किस लिए बिकते हैं? क्या सेवा करने के लिए बिकते हैं? अगर 50 करोड़ का हॉस्पिटल खोलते हैं तो जिंदगी भर अमर हो जाएंगे पूरे अनादिकाल तक। लेकिन नहीं, भ्रष्टाचार की जननी भी यही है और भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है और ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इन सबको उठा के बंद कर दिया जाए, चाहे वो ऊपर से अध्यक्ष से लेके और नीचे तक के जितने भी मुलाजिम हैं, तब तक इनका नार्को टेस्ट कराया जाए सबका, बिना पूछे हुए। अदालत को यहाँ पर क्यों से स्वच्छता संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ले रहा? अगर इनको वाकई जांच करानी थी ना, सिटिंग जज से करा देते सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन नहीं। सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सब जो है करप्ट हो चुके हैं। मैं देख रहा हूं एक भी संत समाज का आदमी बाहर निकल के इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा। क्यों? हमारे शंकराचार्य जी मुख बना कर रख दिया आप लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर जो है आप हालत खराब कर देंगे उनकी, जैसे मैं भगवान अमितानंद की है। और दूसरी बात, तिवारी जी अभी बोल रहे थे कि रामलला पे उंगली उठाने वाले, अरे आपने पद्म विभूषण तो मुलायम सिंह जी को खुद दिया है। यहाँ बैठे हुए आप लोगों को बरगला रहे हैं। राम भक्तों को, जितने लोगों ने शहीद हुए, उनके परिवार के लोगों को आपने क्या किया? आपको नाम तक नहीं पता होगा कितने लोग उसमें जो है शहीद हो गए, बलिदान दिया जिन्होंने। आपने क्या किया? उसमें मंत्री बना दिए या आपने जो है उनको पद दे दिया, कहीं का चेयरमैन बना दिया। जो लड़ रहे हैं, जिन्होंने हड्डियां तुड़वाई, लाठियां खाई, उनको आपने सड़कों पे छोड़ दिया। क्यों विजय कटियार जी आज तक जो है मंदिर नहीं गए? क्यों उन्होंने आपने उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया? आपने क्यों रितंबरा जी को एक आश्रम देके दान में उन्हें उठा के लीज पर उनको साइड में कर दिया? क्यों विश्व हिंदी परिषद के लोग इसमें किस लिहाज पे आपने जोड़ दिए? क्या इस संसार में प्रतिभाओं की कमी है? क्यों आपने ईमानदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि या विपक्ष का कोई LOP लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं उसमें आपने डाला? सारे आपने, किसने आपको अधिकार दिया ट्रस्ट इस तरीके का बनाने का? साधु संत क्यों नहीं है उसके अंदर? आपकी नीयत पहले दिन से ही खराब है। आपके ऊपर जो आरोप लगा था ना, केदारनाथ मंदिर में चांदी की जो सोने की परत छुट गई है वहां पर, फिर आपने कहा नहीं वो पीतल की थी, वो भी आपके ऊपर आरोप है। तिरुपति का मंदिर का भी आपके ऊपर आरोप है। आपने 22 साल सत्ता में रहकर सिर्फ हिंदुओं को, सनातन धर्म को चलाया, हमारी भावनाओं को आपने हाथ किया है। ये श्राप है आपके ऊपर कि आप कभी जिंदगी में बीमारियों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आपने जिस तरीके से भगवान को नहीं छोड़ा, आपको रामलला लेके आए थे और रामलला ही आपको विदा करेंगे, पता लोग में विदा करेंगे। आपके किए हुए कर्मों की सजा आपके आने वाली नस्लें, आपके वंशज भुगतेंगे। आपने, आपको दिख नहीं रहा अगर मगर क्या होता है इसमें। ये पूरी दुनिया 140 करोड़ आदमी झूठ बोल रहे हैं और सारे आदमी सच बोल रहे हैं। आप लोगों ने खिलवाड़ किया है सनातन धर्म की आस्था के साथ में। एक केस हो तो बताया जाए। मैं बताता हूं, मैंने एक एप्लीकेशन दी आपको, आपके यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के यहाँ, आप 3 एप्लीकेशन दे दीजिए, PO में आपका ID ब्लॉक कर दिया जाएगा। आपके यहाँ पर एक 0 से लेकर ऊपर तक, मकान बनाने से लेकर अनऑथराइज्ड कॉलोनी बनाने से लेकर सब में तो आप पैसा खाते हैं। प्रूफ मैं देता हूं, मेरे पास में पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन पड़ी हुई है मेरी। लेकिन आप लोग नहीं सुनते। वो कहते हैं लोग, छोटे छोटे बिजनेसमैन, कि हमने ऊपर तक पैसा खिलाते हैं, पार्षद से लेकर मंत्री तक। बताइए ये हिम्मत हो सकती है समाज के अंदर?
18 फरवरी की मैंने कंप्लेंट दी हुई है, देख लीजिए अपने यहाँ पर कि मैं सबूत देता हूं लेकिन सुनता कोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है कहीं मरवा दिया जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी न किसी को बलिदान देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग भ्रष्टम तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साधु संतों में गुस्सा है, आक्रोश है, भ्रष्ट सरकार हो चुकी है, ट्रस्ट पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। जवाब आपसे जरूर लिया जाएगा इसका, लेकिन पहले मैं विजय नारायण सिंह जी का रुख करना चाहती हूँ। महामंडलेश्वर ने इस वक्त बहुत अहम बातें यहाँ पर उठाई हैं और खासतौर पर मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ी जो बातें उन्होंने यहाँ पर उठाई हैं। विजय नारायण सिंह जी, अभी हमने ब्रह्मचर्य जी महाराज जी की पूरी बातें सुनी, सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने जिस तरीके से बताया, तमाम आरोप लगाए, और जाहिर सी बात है क्योंकि रामलला से जुड़ी बात है तो साधु संतों में एक आक्रोश, एक गुब्बार देखा जा रहा है। लेकिन पहले जिस तरीके से जमीन का मामला सामने आया था, जमीन का विवाद हुआ, उसके बाद ये चढ़ावे का विवाद सामने है, उसके बाद अब शिलाओं का ये विवाद जो कथित तौर पर सुनने में आ रहा है, ये एक नया विवाद सामने आ चुका है। क्या ये सारी चीजें एक ही पैटर्न को रिपीट करती हुई दिखाई देती है कि करप्शन ट्रस्ट के अंदर भर चुका था? बिल्कुल, सर्वेश जी ने और महाराज जी ने जो बातें कही हैं, मैं काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ। और 1989-90 में तो जो बाबरी मस्जिद को गिराने का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस समय की मैंने कवरेज भी की है, वहाँ मौके पर भी था मैं। तो उस समय भी ये चर्चाएं और ये आरोप आए थे कि विश्व हिंदू परिषद ने बड़े पैमाने पे जो धनराशि इकट्ठा की है, चंदा इकट्ठा किया है, ये आरोप लगे थे कि भाई इतना लाखों करोड़ों रुपए का चंदा आया और ये शिलाएं आई और ईंटें आई और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी वहाँ पे, गांव-गांव से चीज़ें मंगाई गई थी, उनका कोई हिसाब नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने भी कोई हिसाब जारी नहीं किया, ना उसका कोई ट्रस्ट या किसी वो जो कमेटी थी जो मुकदमा लड़ रही थी, ना उसने इस बारे में कोई जानकारी जनता को दी कि हमारे पास इतना आया, इतना खर्च हुआ, इतना बचा है। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये इस तरह के संगठनों के लिए जो चंदे पर काम करते हैं उनके लिए बड़ी आम बात है, उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है। ये रही ये इस राम मंदिर की बात, इसने तो वास्तव में पूरे हिंदू समाज को चौंका दिया है और हिंदू समाज बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे बहुत आहत है, क्योंकि भगवान राम को वो अपने घर का मानता है, अपने अंदर राम मानता है। अगर उसके घर में अगर इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो ये वास्तव में बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से एसआईटी की बात हो रही है कि नहीं एसआईटी बना दी गई है, जांच हो रही है, ऐसी कितनी एसआईटी बनी है, उनकी क्या रिपोर्ट्स आई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, छोटा क्या उदाहरण तो बहुत बड़ा है। जम्मू कश्मीर में डीएसपी देवेंद्र सिंह पकड़ा गया था, एनआईए ने जांच की थी, एनआईए ने गिरफ्तार किया था उसको। वो 3 आतंकियों को अपने कार में बैठा कर ले जा रहा था। क्या हुआ उसका कोई अगर किसी को कुछ पता हो उसके बारे में कि उसको कोई सज़ा हुई, उसके केस का क्या हुआ, इतना पता है कि उसको बर्खास्त कर दिया गया, वो अपने घर में है, केस पेंडिंग है, उस केस में तारीख पड़ती है नहीं पड़ती है तो कोई नहीं जानता। तो आप ये मान के चलिए कि इस एसआईटी से भी आम तौर पर इस देश की जनता ये मान चुकी है कि इन एसआईटी और ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए होती हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं, न कुछ निकलने वाला है। अगर करना भी होगा तो एक छोटा सा कोई कर्मचारी निचले दर्जे का पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा और कुछ बरामदगी दिखा के कि मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब ये खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम से ज़्यादा, आय से ज़्यादा उनके पास संपत्ति है, तो इनकम टैक्स को भी लिखना चाहिए था, इनकम टैक्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था जी। उन लोगों से पूछना चाहिए था इनकम टैक्स को कि आपकी आय तो इतनी है, इतनी संपत्ति आई कहाँ से आपके पास। लेकिन वहाँ इनकम टैक्स नहीं जाएगा, विपक्ष के नेताओं के घर जाएगा, सीबीआई भी विपक्ष के नेताओं के घर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो पिछले 10-12 साल में चली हैं, इसने आम आदमी के बीच में जांच पड़तालों का भरोसा ख़त्म कर दिया है। किसी को अब कोई भरोसा नहीं रह गया है कि पुलिस क्या करेगी, क्या जांच होगी, क्या रिपोर्ट होगी। और ऐसी मैं पत्रकार के रूप में ऐसी एक नहीं दर्जनों जानता हूँ जिसमें आज तक कहीं कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी सजा नहीं हुई। ईडी का ही देख लीजिए, कितने छापे पड़े, कितने क्या क्या किए, लेकिन नहीं हुआ कुछ। मुश्किल से 2 से 3% कन्विक्शन रेट है। तो ये एक साधारण सी बात है। और
हमारे बीजेपी के मित्र प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नहीं भरोसा रखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ कि मैं भी भरोसा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो और जो दोषी लोग हैं वो सामने आए, लेकिन पिछला रिकॉर्ड इस भरोसे के लिए कहीं आधार नहीं बन पा रहा है। बहुत सारी ऐसी इस देश में जांचें, आप ही बताइए ना, बंगाल में 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है इस बार नहीं दिए तो अगली बार दे लीजिएगा। तो कैसे विश्वास कर लेगी जनता और कैसे आपके ऊपर विश्वास करे आम आदमी। तो इस एसआईटी का भी मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से आग्रह करूंगा कि आप पार्टी की ओर से इसमें पहल करिए कि साहब इसमें कोई बचना नहीं चाहिए। आपकी पार्टी के लोग भी इस बात में मौन हैं, वो विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये कोई हल नहीं होता है। जिम्मेदार में आपकी होती है, सरकार में आप हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। और आज तक बताइए कि किसी ने कोई एक बयान तक नहीं दिया, न सरकार की तरफ से, न ट्रस्ट की तरफ से, न पुलिस की तरफ से और न और किसी की तरफ से। और जैसा सर्वेश जी ने कहा कि जो संदेह में लोग हैं उनको तो खुला छोड़ दिया गया ताकि वो सबूत मिटा सकें, पूरी छूट दे दी गई है उनको सबूत मिटाने की। बाद में एसआईटी जांच में भी हो सकता कह दिया जाए कि साहब कोई सबूत नहीं मिला। तो ऐसे चंदों का कोई जब आप रिकॉर्ड नहीं होता, जब दान पेटी में डाला जाता है तो उसको साबित करना भी बड़ा मुश्किल है कि कितना आया और कितना चोरी गया। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के प्रवक्ता को मैं आग्रह करूंगा कि आप पार्टी की तरफ से दबाव बनाइए सरकार पर। यदि आप कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदू समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग, मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूं कि वो सरकार पे या जांच के लिए सारी चीज़ों पे दबाव बनाने की बजाय विपक्ष पे हमलावर है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष की ड्यूटी है, ये उसका काम है कि सरकार की आलोचना करना और उसकी कमजोरियों को घेरना। तो उसमें आलोचना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, वो एक जागरूक अपने विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपको उस पर जवाब देना चाहिए। और जवाब यही बनता है कि जब आप पारदर्शी तरीके से सारी चीज़ों को सामने रखें। जी मोनिका जी, पारदर्शी तरीके से सामने रखें, ये जवाब बनता है। लेकिन बिल्कुल अमित तिवारी जी आप ही के पास आ रहे हैं और आप ही को ही सिलसिलेवार तरीके से जवाब देने हैं, चाहे वो सर्वेश त्रिपाठी की बात हो या महाराज जी की बात हो या विजय नारायण सिंह जी की बात हो, क्योंकि सवालों के घेरे में सरकार, योगी सरकार, बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, राम मंदिर का ट्रस्ट इतना घिरा हुआ है कि सवालों की बौछार हो रही है। निश्चित तौर पे मोनिका जी, और सत्ता में हम हैं तो जवाबदेही भी हमारी बनती है और मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा। देखिए मंडलेश्वर जी ने तो मुझे श्राप भी दे दिया, बहुत कुछ कह दिया कि मेरे परिवार ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, जिस तरीके से हम आशीर्वाद की कल अपेक्षा रखते हैं, इनका श्राप भी मुझे ग्रहण है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महाराज जी के पास तथ्यों की कमी है। क्यों कह रहा हूं? इन्होंने उस संगठन को भी घसीटा जिन्होंने 100 साल लगा दिए इस देश की सेवा में, उस संगठन को भी घसीटा जिसका यहाँ पर कोई प्रवक्ता बैठा हुआ नहीं है, लेकिन उस संगठन को घसीट के लिया और कहा कि ये 100 रुपए में सदस्यता बांटते हैं। मैं रहा हूं, स्वयंसेवक हूं। कौन से 100 रुपए में आपने कौन सी सदस्यता ली थी और कैसे पता है आपको? मैंने तो कोई 100 रुपए कहीं भी कभी भी नहीं दिए, आपको कैसे पता चल गया? तो जो तथ्य, जो जानकारी आपके पास आ रही है, ठीक है आप सर्वेश जी के प्रशंसक हैं, तो जो आपका जो सोर्स है ना वो गड़बड़ है, उसको बदलिए, अपने सोर्स को बदलिए और ताकि आप तक सही जानकारी पहुंचे। पहली बात तो आपने जितने भी तथ्य गिनाए वो गलत गिनाए। कोई 100 रुपए में महाराज जी इस पर बात रखना चाह रहे हैं, पर पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उनसे जवाब दिया जाएगा। गुरु पूजा को छोड़कर अगर 1 रुपया भी संघ किसी भी व्यक्ति से लेता हो तो आज आप बोलेगा मैं ये डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, आइंदा नहीं आऊंगा। इस तरीके की चुनौती मैं देकर जा रहा हूं मंडलेश्वर जी को। अगर ये नकार सकते हैं तो नकारे, ये नकार नहीं सकते क्योंकि इनका जो सोर्स है वो गलत है, वो झूठ बता रहा है इनको। और ये अपने मंडलेश्वर वो जो अपनी जो कार्य सीमा है उससे बाहर तो निकलते नहीं है। जो इनके पास सूचना आती है वही सूचना आपके पास आकर दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अपने सोर्स पर भरोसा करने के बजाय बाहर निकलिए, बाहर निकल के संघ के साथ जुड़िए। संघ के साथ जब आप जुड़ेंगे तो आपको तथ्यों की जानकारी होगी। दूसरी बात, देखिए मैंने कभी भी नहीं कहा कि आरोप लगाया जा रहा है तो हम उसका खंडन कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी बैठे हुए हैं, इन्होंने आरोप लगाया, मंडलेश्वर जी ने आरोप लगाया, बिल्कुल स्वीकार्य है।
लेकिन जो व्यक्ति राम भक्तों के हत्यारे के जब इस पर बात करने लगे तो वो कैसे स्वीकार हो जाएगा, चाहे वो मंडलेश्वर जी हो, चाहे वो वरिष्ठ पत्रकार हो। हम इस देश के नागरिक लगाए स्वीकार्य है, लेकिन जो हत्यारा क्यों है स्वीकार्य नहीं है? पार्टी के अमित लोग आज तिवारी जी, आकर राम जनता भक्त ने बन जाए, उनकी दुआ भी पढ़ने सरकार लग जाए, चुनी थी। तो नहीं, क्या काल अमित में भी तिवारी कभी जी, ऐसा कर अमित सकता है? तिवारी कभी जी, भी भरोसा हो ऐसा सकता है नहीं क्या? है कि उस पहली पूरे, बात। एक सेकंड सुनिए, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी कभी उस वाक्य के बाद सत्ता में आई ही नहीं। सत्ता में आई, वो भी 5 साल अभी बीते समय भले में आई हो, सत्ता में रहे, भले और आई कोई हो, गारंटी नहीं आगे भले कब आई कहां हो, कैसे आ सकती भले है, आई किस हो, साल में आएगी भले नहीं आई पता, हो, भले लेकिन आई हो, जनता ने ही उन्हें भले चुना। आई हो। इस बार भी उन्हें 37 सीटें मिली हैं, 24 में भी उन्हें 37 सीटें मिली हैं, लेकिन क्या ये पर आपके हाथ से अयोध्या लेने वाले भी यही थे, आपके हाथ से अयोध्या लेने वाले भी यही थे। अगर आप एक ही कथन को बार बार कह देंगे तो सच नहीं झुटलाया जा सकता। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद, और सर्वेश जी आप ऑडिबल नहीं है, पहले तो अनम्यूट कीजिए। अखिलेश यादव के ट्वीट की वजह से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, देश के प्रकाश में आया, वरना सालों साल क्या हो रहा था कुछ पता नहीं। ट्रस्ट के कहने से ये एसआईटी का गठन हुआ। ट्रस्ट की बैठक तो बाद में हुई, पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया ना 8 तारीख को, पहले अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया, बाद में एसआईटी का गठन हुआ, ट्रस्ट ने बाद में बैठक की, जब मामला पूरा बढ़ा, पूरी टाइमलाइन हमारे पास है। भले हो मोनिका जी, अखिलेश जी के द्वारा जो भी कथन कहा गया वो तब कहा गया जब ट्रस्ट की तरफ से ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि इसकी जांच की रिपोर्ट, इसकी जांच हमें करानी चाहिए, और फिर उसके बाद सरकार के पास ये रिपोर्ट ट्रस्ट ने तो पहले नकार दिया था। अमित तिवारी जी कैसे बातें पलट रहे हैं आप? माना आप प्रवक्ता हैं, लेकिन राम भक्त भी हैं, आप राम भक्त भी, अपने माथे के तिलक का सम्मान कीजिए। अमित तिवारी जी, चंपत राय ने तो साफ सीधे तौर पर नकार दिया था कि किसी तरीके का तो कोई गबन नहीं है, ये सब जो जानकारी झूठी है, उन्होंने सिरे से नकार दिया था। जानकारी होनी चाहिए मोनिका जी, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस समय एसबीआई की ऑडिट चल रही थी, तो ऑडिट कंप्लीट हुए बिना कैसे आपको कोई आरोप लगा देंगे? मामला निकाला गया जब कंप्लीट उन्होंने हुआ, तो तब, उसके बाद, लेकिन उन्होंने तो मामला नकार ही दिया था ना कि ऐसा कोई मामला ही नहीं। एसबीआई की ऑडिट भी अगर चल रही थी अमित तिवारी जी, तो वो कहते कि ठीक है ये मामला सोशल मीडिया के जरिए उठा है, बातें हो रही हैं, अभी ऑडिट चल रही है, फिर हम आगे कुछ बयान देंगे। उन्होंने तो सिरे से नकार दिया था कि ऐसा कोई मामला ही नहीं है। ये तो जब मामला और सोशल मीडिया के जरिए सवालों के घेरे में आया, तब जाकर लखनऊ में बैठक होती है, बैठक में जांच की बात होती है कि जांच कराई जाएगी, कमेटी का गठन किया जाएगा, एक रिटायर्ड जज भी होंगे। मैं बोलूं मोनिका जी, बिल्कुल, जब इस पर चर्चा हो रही थी ना पहली बार 8 तारीख को, तब मैं भी था आपके साथ, इसी 7 बजे के शो में ही हम लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ। और उसी समय मैंने ये कहा था कि एसबीआई की अभी ऑडिट चल रही है, इस पर अभी ट्रस्ट ने जो बयान दिया है वो यही कहा गया है कि एसआईटी की रिपोर्ट अभी पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम उस पर कोई बात करेंगे। और उसके बाद संतों का भी इस पर बयान आया था कि किस तरीके से अखिलेश यादव इसको बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं की भावना को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तीनों बयान है मेरे पास, मैं लेकर बैठा हूं। संतों का बयान आया था, मैं भी एग्री करती हूं। उसके बाद जब संतों ने तब अखिलेश यादव का विरोध किया था। हाँ, विरोध किया था, लेकिन उसके बाद उनके ट्वीट की बदौलत ही देख लीजिए कि क्या हुआ है। नहीं, उनके बदौलत नहीं है, उनके बदौलत कुछ नहीं है, उनके बदौलत कुछ नहीं है। जो भी है ये ट्रस्ट के माध्यम से ही उजागर हुआ है और एसआईटी का गठन हुआ है, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ट्रस्ट पर जो कुर्सी पे, बड़ी कुर्सी पे लोग बैठे हैं, जो तमाम लोग बैठे हैं, उनको हटाएंगे अभी, उनकी जिम्मेदारियों को होल्ड पे करेंगे अभी। अब कौन कौन इसमें मगरमच्छ शामिल है ये तो पता नहीं ना अमित तिवारी जी, जो शुरुआत से बात हो रही है, तो क्या उनकी जिम्मेदारियों के लिए उनको होल्ड पे रखा जाएगा? नहीं पता ना। अरे तो फिर आप एक होल्ड, जी सर्वेश त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे बस एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बात है, आप समझिए इसको मोनिका जी, और जनता को समझना चाहिए। एसआईटी 2 तरह से गठित होती है, एक कोर्ट करवाता है, एक सरकार खुद कहती है। एफआईआर हुआ नहीं है, बिना एफआईआर के कोई स्टैंडिंग नहीं है। एसआईटी एक रिकमेंडेटरी बॉडी है, वो अपनी रिकमेंडेशन जांच की किसको देगी? सरकार को देगी, सरकार को देगी, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बात खत्म। कोर्ट तो है नहीं कि जब कोर्ट को सौंपती तो कोर्ट उस पर सजा देता। तो यहाँ एसआईटी जांच बिना एफआईआर किए, सारे एविडेंसेस टैंपर होने के बाद एसआईटी जांच की रिपोर्ट जब सरकार को ही देगी, यहाँ कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी पारदर्शिता की उम्मीद कर रहे हैं? ये तो शैम है पूरा एसआईटी का गठन। आप एफआईआर क्यों नहीं कर रहे, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। एफआईआर हुआ ही नहीं, गिरफ्तारी हुई ही नहीं।
अरे वो संतोष दुबे जी, उन्होंने अपनी हड्डियां तुड़वाई, कोमा में रहे, उनके राम भक्त होने पे भी संदेह है क्या भाजपा को? जो संत कह देगा कि भाजपा में गलती है कुछ, वो संत भाजपा, वो संत ही नहीं रह जाएगा। संत भी ये निर्धारित करेंगे, देशभक्त भी ये निर्धारित करेंगे। इनको ये सर्टिफिकेट बांटने का किसने तमगा दे दिया है? चोरी करते जाएंगे आप चंदा चोरी कर रहे हैं क्योंकि आप एफआईआर करने को तैयार नहीं है। कौन संत है और कौन संत नहीं है? कौन संत है कौन संत नहीं है? मैंने तो समाजवादी पार्टी पर सवाल किया। मैंने कहा कि उनका सोर्स गलत है। मैंने कहा उनका सोर्स गलत है। क्या गलत है? आपको अगर सुनने में कोई दिक्कत है, जानकारी फटाफट से महाराज जी से बीच साथ ले लें, फिर कार्यक्रम को विराम देना इसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आपको सुनने में दीक्षा में नहीं दिया जाता पैसा, तो सुनाई नहीं देता, या जो बोलते हैं उसका शब्द आप समझने में है, आपको समझने में है, आपको समझने में है, आपको समझने में है। आप जिनके सोर्स की बात करें उन्हीं से सुन लेते हैं, ठीक है? एक सेकंड फटाफट से महाराज जी का टेक ले लें। जब उनके सोर्स को लेकर सवाल उठ रहे, ठीक है? एक मिनट अमित तिवारी जी, महाराज जी से ही टेक ले लेते हैं ना, जब आप उन पर सवाल उठा रहे हैं तो महाराज जी फटाफट से जवाब दीजिए। जी मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि मैंने अमित तिवारी को नहीं बोला, मैंने उनको बोला जो भ्रष्ट आदमी है इनके ऊपर श्राप देते हैं वो रहेंगे। दूसरी बात, इनके यहाँ गुरु दक्षिणा और गुरु जो दशहरे पे होता है उसमें पैसे लेते हैं, जिससे कहते हैं हमारा ऐसे चलता है। फिर इनका एक है ग्राहक पंचायत, आरएसएस का संगठन है, वो 100 रुपए लेता है एक सदस्य के। और जब से ये पैदा नहीं हुए होंगे, मैं शाखा में जाता था तब नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि खूब गाया है मैंने, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा बचपन में। और मेरा पूरा परिवार जो है आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा रहा। लेकिन अगर मैं सरकारी संपत्त नहीं हूँ जो आपके आगे झुक जाऊंगा, अपने आश्रम चाहिए, आपसे दान दिखना चाहिए, मैं धर्म की राह पर चला हुआ हूँ, धर्म की बात करूंगा। आप लोगों ने चोरी की है और मैं चोरी का साथ नहीं दूंगा। हालांकि बहस बहुत गर्मा गर्म है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। आप सभी हमारे साथ जुड़े, माफी के साथ आप सभी को रोकते हुए और धन्यवाद करते हुए कि आप सभी ने अपना अपना पक्ष यहाँ पर रखा। सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर रामलला के नाम पर खेल कौन खेल गया, क्या वो गिरफ्त में आएगा? ये सवाल अभी सवाल ही है। नमस्कार।